हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि एक चर्चा के माध्यम से आपको बताया गया था कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में अभिजय बैच का इंट्रोडक्शन हो रहा है और अभिजय बैच के इंट्रोडक्शन में हमने आपको बता दिया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। फिलहाल अभी अभिजय बैच में आपको इतिहास की कक्षाएँ ही मिल पाएंगी और अभिजय बैच में इतिहास की जो कक्षाएं आपको मिलेंगी उसमें आधुनिक भारतीय इतिहास प्रारंभ हो रहा है। ऑलरेडी इस बात को हम आपके सामने इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो भी आपका डिस्कशन होगा सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि कहीं से हमने कोई टॉपिक उठा लिया या कहीं से हमने कोई टॉपिक उठा लिया। ये बात संभवतः हमारे जहन में थी, इसी नाते पुरानी कक्षाओं के माध्यम से आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिस्कशन हमने काफ़ी कम किया था। ऑलरेडी आपको संभवतः ये भी बता दिया गया है कि अभिजय बैच आपको किस किस प्रकार से मदद करेगा। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में जो स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी होनी है, वहाँ जो आधुनिक भारतीय इतिहास वाला सिलेबस आपका है उसके रिगार्डिंग आपको सहायता देने का कार्य करेगा अभिजय बैच। साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया होगा कि जिन लोगों का विषय नागरिक शास्त्र है, वो नागरिक शास्त्र का जो उनका जो एक प्रॉपर एक सिलेबस बताया गया है उसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको मिल पा रहे होंगे। तो वो जो आपके तमाम प्रकार के टॉपिक्स हैं उनको भी कवर अप करके चलेगा अभिजय बैच। यानी कि अभिजय बैच का कंप्लीट जो डेडिकेशन है वो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में है। आगे जाकर के आपको कोई परेशानी ना हो, हम इसी नाते अभी आपको बता देते हैं कि अभिजय बैच में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग आपका डिस्कशन होगा उसमें ग्रेविटी हम उतनी ही लेकर के चलेंगे जितने आपके पाठ्यक्रम की क्या होगी, डिमांड होगी। चाहे मामला स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का हो, चाहे मामला नागरिक शास्त्र मुख्य विषय का हो, सहायता हमें दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए करनी है। लेकिन ग्रेविटी ऑफ डिस्कशन इतना ही होगा जितना आपके यहां पर सवाल आने की क्या है, संभावनाएं हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही कहूंगा, क्लासेस क्या चलेंगी, प्रॉपरली चलेंगी। अब सबसे पहली बात यह रहेगी कि शुरुआत कहां से की जाए। तो शुरुआत तो हम वहीं से करेंगे जहां से होनी चाहिए, यानी कि एक जो बिंदु आपके सामने आता है जिसको कहा जाता है भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो शुरुआत तो हम लोग वहीं से करके चलेंगे, क्योंकि शुरुआत करने के कई सारे और भी तौर तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उन तौर तरीकों को थोड़ा अपना करके व्यवहार करने की बात करेंगे साथियों, तो फिर हमें थोड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। हमें परेशानियां ना उठानी पड़े इस नाते शुरुआत हम बिल्कुल उसी प्रकार से करके चलेंगे जिस प्रकार से शुरुआत चर्चा की होनी चाहिए, यानी कि यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन। अगर आप यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन के ग्राउंड को अच्छे से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ और यहां पर सबसे पहले चर्चा का विषय बनाना होगा। और चर्चा का विषय जो बनाना होगा उसके लिए ऑलरेडी हमने एक ड्राफ्टिंग आपके लिए बना दी है। हम इस ड्राफ्टिंग को आपके सामने कैलकुलेट करेंगे। ड्राफ्टिंग पहले आजकल हम इस नाते बना देते हैं ताकि थोड़ा समय की बचत हो जाए। आगे की जो ड्राफ्टिंग होंगी हम लोग चर्चा के दौरान ही क्या उसको बनाते रहेंगे। ये ड्राफ्टिंग अगर आपके समझ में आ जाती है तो फिर आप अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को बड़े प्यार के साथ ये समझा पाएंगे कि वो तमाम प्रकार के कारण कौन से रहे जिनको आधार बना करके ये कहना काफी ज्यादा आसान हो जाता है या कन्वीनियंट हो जाता है कि भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों हुआ। शुरुआत आप करेंगे, शुरुआत जब आप करेंगे तो आप थोड़ा यूरोप को हाईलाइट करने की बात करेंगे। जब आप शुरुआत करेंगे तो आप किसको हाईलाइट करने की बात करेंगे, आप थोड़ा क्या यूरोप को हाईलाइट करने की बात करेंगे। और देखो, जब आप यहां पर यूरोप को हाईलाइट करने की बात करेंगे तो आपका ध्यान कहां पे आ जाना चाहिए, आपका ध्यान शुरुआत में 2-3 प्रकार की बातों पर आ जाना चाहिए। आप यह कहना प्रारंभ करेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं उनका फूड कल्चर जो है वो वेरी हैवी है। वेरी हैवी होने का मतलब क्या होगा, है ना। हम लोग यहाँ सुबह उठते हैं तो चाय का आनंद लेते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं उनका फूड कल्चर काफ़ी एब्सर्ड है, काफ़ी भद्दा है। कई बार आपने सुना होगा कि वहाँ के लोग अर्ली मॉर्निंग में ही थोड़ा बियर पीने का प्रयास करते हैं, या वो बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा वगैरह खाते हैं, या एक बर्गर होता है उसको भी खाने की बात करते हैं। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि उनका फूड कल्चर जो है वो काफ़ी एब्सर्ड है, या उनका जो फूड कल्चर है वो काफ़ी हैवी है।
कहने का तरीका यह होगा, या तो उनके फूड कल्चर को आप हैवी कह सकते हैं, या उनके फूड कल्चर को आप क्या है, थोड़ा क्या कह सकते हैं, एब्सर्ड नेचर का कह सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी कहना होगा वो लोग क्या है, ठंडे प्रदेश के क्या है, निवासी हैं, यानी कि टेम्परेट जोन के क्या है, आपके निवासी हैं। अब एक तो देखो उनका फूड कल्चर क्या हमें मिलता है, उनका फूड कल्चर एक तो हमें क्या मिलता है, वेरी एब्सर्ड या वेरी हैवी मिलता है, और साथ ही साथ वो ठंडे प्रदेश के निवासी हैं। तो हमें कहने का मौका मिल जाएगा कि इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट देयर फूड, उनको क्या है, स्पाइसेस, यानी कि उनको क्या थी, मसालों की आवश्यकता थी। यानी कि अगर वो अपने खाने को पचाना चाहते हैं तो उनके लिए ये आवश्यकता तो मैं कह रहा हूं, बल्कि एक प्रकार की अनिवार्यता है। जितना आप अनिवार्यता शब्द को कैलकुलेट करने की बात करोगे, उतनी ही क्या हो जाएगी, आपकी कहानी आसान बनती चली जाएगी। यानी कि हमको ये एक विंडो मिल गई है। हम दो बातें करेंगे यहां पर कि यूरोपियन कंट्रीज के लोगों का जो फूड कल्चर है, वेरी एब्सर्ड एंड वेरी हैवी, और क्योंकि ऊपर से वो ठंडे प्रदेश के निवासी हैं तो उन्हें अपने खाने को जो भी वो इनटेक करने की बात कर रहे हैं, जो भी वो इनटेक करने की बात कर रहे हैं, ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट किए जाने के कॉन्टेक्स्ट में उनको क्या है, उनको मसालों की अनिवार्यता है। मसालों की क्या अनिवार्यता है। अब यहां पे अब आपको यह समझना है कि यूरोपियन मार्केट्स में मसालों की पूर्ति और आपूर्ति किस प्रकार से हो रही थी। तो उसके लिए हमने कुछ ड्राफ्टिंग आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है, ताकि हम अपने समय के क्या बचत कर पाए। आपका ध्यान सबसे पहले कहां पे आ जाना चाहिए, देखो ये भारत का जो आपका दक्षिणी क्षेत्र है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मसालों की उपलब्धता आपको लेकर के चल रही है। श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में आपको क्या मसालों की उपलब्धता आपको लेकर चल रही है। और जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो आपके दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, यहां पर आपको मसालों की उपलब्धता नहीं, बल्कि यहां तो आपको क्या है, मसालों का भंडार दिखाना है। तो हो क्या रहा था उस समय यह हो रहा था कि भारत के दक्षिणी क्षेत्रों से और श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों से और दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से जो अरब क्षेत्र के व्यापारी हैं या जो अरबी व्यापारी हैं, वो यहां से मसालों को क्या है, उठाने का कार्य कर रहे थे। देखो मैंने बनाया है, वो यहां से क्या है, मसालों को उठाने का कार्य कर रहे थे। और यहां से मसालों को उठाते हुए क्या है, वो कहां लेके जाते हैं, वो कहां लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं कहां, कुस्तुनतुनिया की ओर। कहां लेके जाते हैं, कुस्तुनतुनिया की ओर। तो यहां पे इस बात को थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा आप लोगों को कि भारत के दक्षिणी क्षेत्रों से, श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों से और दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से मसालों को उठाना और उनको व्यापारिक जहाजों में लोड करना, और इन व्यापारिक जहाजों के सहारे ये जो आपके अरब के व्यापारी हैं, ये इनको कहां लेके जाते हैं, कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया को क्या कहेंगे आप लोग, पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, यानी कि यूरोप का पूर्वी क्षेत्र। यहां से लेकर के कुस्तुनतुनिया तक जो आप ये एक व्यापारिक मार्ग दिखाने का रफली जो आप ये एक व्यापारिक मार्ग दिखाने का यहां पे प्रयास कर रहे हैं, इस व्यापारिक मार्ग पर केवल एक ही व्यापारिक वर्ग का व्यापारिक एकाधिकार है। उसको आप क्या कहेंगे कि अरब के व्यापारियों का व्यापारिक एकाधिकार इस पर क्या है, बना हुआ था। यानी कि अरब के व्यापारियों का यह सबसे बड़ा काम था कि भारत के दक्षिणी क्षेत्रों से, श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों से और दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से मसालों को उठाना और इन मसालों को उठा करके कुस्तुनतुनिया तक लेकर के जाना। कुस्तुनतुनिया क्या था उस समय, एक मेजरमेंट बिजनेस स्टॉप था। यानी कि यहां पर इन जहाजों को क्या है, अनलोड किया जाता था। और यहां से फिर एक और व्यापारिक मार्ग आपको दिखाना पड़ेगा। यह व्यापारिक मार्ग क्या है, यहां से कहां जाता था, यूरोप के आंतरिक क्षेत्रों की ओर जाता था। और यूरोप के आंतरिक क्षेत्रों में इन मसालों की आपूर्ति या पूर्ति सुनिश्चित कराने के मामले में जो व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था, वो इटली या वेनिस के व्यापारियों का बना हुआ था। यह काम उस समय चल रहा था। अब आप दिखा पा रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट्स में मसालों की अनिवार्यता बहुत बड़ी बनी हुई है। वो ठंडे प्रदेश के निवासी हैं, फूड कल्चर उनका काफी एब्सर्ड है या हैवी है, उनको अपने खाने को डाइजेस्ट किए जाने के कॉन्टेक्स्ट में मसाले चाहिए ही चाहिए। लेकिन मसालों की जो आपूर्ति उस समय सुनिश्चित हो रही थी, वो इस तरीके से क्या है, सुनिश्चित हो रही थी। अब यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को अरब के व्यापारियों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको यहां पे एक बात समझाना चाहूंगा, यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को क्या है, इटली या वेनिस के व्यापारियों से बहुत बड़ा मतलब है, बल्कि क्या है, नाराजगी है। क्योंकि आप बात को समझो कि मसालों के बिना इनका काम चलेगा नहीं।
और यूरोप के आंतरिक भागों में मसालों की पूर्ति या आपूर्ति जो सुनिश्चित हो रही है, उस पर जो व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था वो इटली या वेनिस के व्यापारियों का क्या है, व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था। यानी कि जो आपके अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं और अदर यूरोपियन कंट्रीज के जो आपके व्यापारिक वर्ग हैं वो इटली या वेनिस के व्यापारियों से काफी ज्यादा नाराज हैं कि भाई सारा फायदा तो आप ही की जेब में जा रहा है। भाई सारा फायदा क्या है, सारा का सारा जो फायदा है वो तो आप ही की जेब में जा रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो आपकी अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां के जो व्यापारिक वर्ग हैं वो मसालों के इस व्यापार के साथ अपना एसोसिएशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे, अपना जुड़ाव इस्टेब्लिश करना चाहते थे। वो भी क्या है, अपने आप को लाभ के ग्राउंड के साथ क्या है, जोड़ना चाहते थे। लेकिन करें तो क्या करें, मामला तो ऐसे ही चल रहा था। यहां से लेकर के कुस्तुनतुनिया तक अरब के व्यापारियों का व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था और यूरोप के आंतरिक बाजारों के संदर्भ में मसालों की पूर्ति या आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के संदर्भ में इटली या वेनिस के व्यापारियों का व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था। लेकिन यहां पे आपको क्या है, ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा कि जो आपके अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां के जो व्यापारिक वर्ग हैं वो भी मसालों के इस व्यापार के साथ अपना जुड़ाव करना चाहते हैं। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, बिल्ली तो घूम रही है भाई, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, बिल्ली तो घूम रही है। लेकिन कहते हैं कि वक्त तो सभी का आता है। वक्त आया और वक्त ने जब करवट बदली तो मामला क्या बना, 1453 का मामला बना। और 1453 में क्या हुआ कि ये जो आपका कुस्तुनतुनिया है, इस कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार स्थापित हो गया। और जैसे ही इस कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार स्थापित हो गया तो ये जो आपका व्यापारिक मार्ग है, ये व्यापारिक मार्ग पूरे का पूरा क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। ये व्यापारिक मार्ग पूरे का पूरा क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। यानी कि क्या हो गया, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया। अब मिला मौका अदर यूरोपियन कंट्रीज को, अब मिला मौका कि भाई अब समय आ गया है, अब हमें क्या अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इटली और वेनिस के व्यापारियों ने अब तक तो बहुत ज्यादा अपना लाभ उठा लिया है, लेकिन अब हमें भी क्या है, अपने रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस करके चलना पड़ेगा। वही मैंने लिख करके आपको बताया कि इसके बाद क्या होगा कि जो आपके अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं वो नए प्रकार के व्यापारिक मार्गों की खोज क्या है, प्रारंभ करेंगे। और ये जो नए प्रकार के व्यापारिक मार्गों की खोज होगी, इसमें स्पेन और क्या है, पुर्तगाल क्या रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे। हमें किसकी चर्चा करनी है, हमें पुर्तगालियों का भारतीय संदर्भ उठाना है। सबसे पहले हमें चर्चा किसकी करनी है, हमें पुर्तगालियों का सबसे पहले क्या है, भारतीय संदर्भ यहां से उठाना है। तो मेरा ऐसा व्यवहार करने के संदर्भ में सबसे बड़ा उद्देश्य यह रहा कि आप ये समझ पाए कि भारत में जो यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन है, क्या कहा हमने, भारत में जो यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन है, ठीक है, उसके पीछे आप मेजर वन रीजन्स जो हैं वो किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलोगे तो थोड़ा ये पुराना व्यापारिक संबंध क्या है आपको दिखाना पड़ता है। और इस पुराने व्यापारिक संबंध को आपको जब आप परीक्षाओं में जाओगे तो यहां से कई बार क्या आपको अच्छे अच्छे सवाल भी क्या आपको मिल जाते हैं। तो इस ड्राफ्टिंग के सहारे हमने आपको इतना समझाने का प्रयास किया है कि आखिर वह वजह कौन सी है कि जिस वजह को आधार बना करके हमारे लिए कहना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा कि बैक टू बैक जो आपकी डिफरेंट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनका इंडिया में क्या होता है, अराइवल होता है, उनका इंडिया में क्या होता है, अराइवल होता है। अब दोबारा क्या बनाओ, अब हम नई ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने का क्या है, प्रयास करेंगे। और नई ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ने का प्रयास कैसे करेंगे, इधर आओ, देखो क्या कहना सीखना आपको, यह कहना सीखना है इंडिया, इंडिया के साथ आप क्या बनाएंगे, रफली श्रीलंका, और यहां पे आप क्या बनाएंगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, जब आप इन तीनों को मिलाकर के, जब आप इन तीनों को मर्ज करेंगे आपस में, गौर करना है ना, मैं शब्दावलियों का मतलब आपको बता रहा हूं। जब आप तीनों को मर्ज करेंगे तो इनको क्या कहेंगे आप लोग, पूर्वी देश कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, पूर्वी देश कहेंगे, क्योंकि ये जो पूर्वी देश नामक शब्दावली है अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, लगातार आपका पीछा करती रहेगी।
तो देखो पूर्वी देश में केवल भारत ही शामिल नहीं है, पूर्वी देश में आपका भारत भी शामिल है, श्रीलंका भी आपका शामिल है, और जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यानी कि जो आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया देश हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी पूर्वी देश में क्या है, इंक्लूडेड है, यानी कि शामिल हो जाते हैं। अब यहां पे हमने क्या बनाया, मान लीजिए यूरोप हमने बनाया, यहां पे हमने क्या बनाया, मान लीजिए यूरोप हमने बनाया, और यूरोप से जो हम कैलकुलेशन करेंगे, देखो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में जब आप इनको कनेक्ट करने की बात करोगे तो यूरोप क्या हो जाएगा, आपका एक पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, आपके पूर्वी क्षेत्र हो जाएंगे। तो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में इनको क्या कहा जाता है, पूर्वी देश कहा जाता है, यानी कि ईस्ट इंडीज कंट्रीज इनको कहा जाता है। अब जो आपके पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमें भारतीय संदर्भ लेना है किसका, पुर्तगालियों का, ठीक है, पुर्तगालियों की कैलकुलेशन हम करेंगे, पुर्तगालियों की कैलकुलेशन हम करेंगे। इस समय जो आपका पुर्तगालियों का, पुर्तगाल में जो शासक बना हुआ है उसको आप कह सकते हैं हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, है ना। तो ये जो इस समय पुर्तगाल का शासक बना हुआ है, इसको समुद्री यात्राओं में काफी रुचि है। क्या कहा हमने, इसको समुद्री यात्राओं में काफी रुचि है, और ये क्या करेगा, यह पुर्तगाल की ओर से पूर्वी देशों के संदर्भ में नए प्रकार के समुद्री व्यापारिक मार्गों की तलाश किए जाने के संदर्भ में कुछ लोगों को भेजने का कार्य करेगा। इसको वैसे भी काफी इंटरेस्ट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। इसको क्या, समुद्री यात्राओं में क्या है, काफी रुचि है। तो अब रुचि तो है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें तो इसका रेफरेंस क्या उठाना है, हमें तो इसका रेफरेंस यहां पे इस रूप से उठाना है कि ये पूर्वी देशों के संदर्भ में नए प्रकार के समुद्री व्यापारिक मार्गों की तलाश संभव हो पाए, इसका इसलिए क्या है, ये अपने यहां से क्या है, कुछ लोगों को पूर्वी देशों में क्या है, भेजने का कार्य करेगा। जैसे इस ड्राफ्टिंग को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां रफली हम लोग क्या बना देते हैं, ये आपने यूरोप लिया, पुर्तगाल का रेफरेंस आपने लिया, इंडिया के बगल में रफली हम क्या बना देते हैं, रफली हम ये बना देते हैं, ये क्या रहेगा आपका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, या अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपका हो जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपका हो जाएगा। डन। पुर्तगाल की ओर से सबसे पहला व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी, आप यहां से नाम उठाएंगे नंबर एक पे, नंबर एक पे नाम उठेगा आपका किसका, बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज। और बार्थोलोम्यू डियाज को कभी पढ़ के देखना, इस व्यक्ति को समुद्री यात्राओं का बहुत गहरा अनुभव है, इस व्यक्ति को क्या है, समुद्री यात्राओं का बहुत गहरा अनुभव है बार्थोलोम्यू डियाज को। तो सवाल भी तो निकालना सीखो, सवाल ऐसे निकालना सीखो कि बार्थोलोम्यू डियाज क्या है, ये पहला पुर्तगाली है। सवाल बनाना सीखो, ये क्या बनेगा, ये यहां पर क्या बनेगा, पहला पुर्तगाली बनेगा। पहला पुर्तगाली जो है ये किस संदर्भ में बनेगा, पूर्वी देशों या पूर्वी क्षेत्रों के संदर्भ में, पूर्वी क्षेत्रों के संदर्भ में, पूर्वी क्षेत्रों के संदर्भ में नए प्रकार के समुद्री व्यापारिक मार्गों, नए प्रकार के समुद्री व्यापारिक मार्गों, नए प्रकार के समुद्री व्यापारिक मार्गों की खोज के संदर्भ में, खोज के संदर्भ में। ये लैंग्वेज क्या आपको यहां पर इसको क्या है, दे करके चलना पड़ेगा। अब देखो जो आपका बार्थोलोम्यू डियाज है, बार्थोलोम्यू डियाज क्या काम करेगा, उसको आना कहां पर है, पूर्वी देशों की ओर बढ़ना है। तो बार्थोलोम्यू डियाज कहां से निकलेगा, ये बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल से निकलेगा और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी सिरे को ऐसे फॉलो करेगा। अफ्रीका महाद्वीप के क्या है, पश्चिमी सिरे को क्या है, इस तरीके से फॉलो करने का काम करेगा। पुर्तगाल से निकलेगा और अफ्रीका महाद्वीप के क्या है, पश्चिमी सिरे को क्या है, इस प्रकार से क्या है, फॉलो करने का कार्य करेगा। और ये यहां पर कहां जाएगा, यहां पर एक पॉइंट आपको लेकर के चलना है और इस पॉइंट में आपको समय दे देना है 1488-89 और यहां पर जोर कहां डालेंगे, 88 पे जोर डालेंगे। जब समय इस प्रकार का दिया जाता है तो जो आपका ये वाला टाइम होता है, इस टाइम को आपको थोड़ा क्या है, ज्यादा प्रमोट करके चलना पड़ेगा। ये क्या है, इसको आप क्या पाएंगे, सदर्न पॉइंट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। और यहां पर आपको क्या देखा ना, केप ऑफ
केप ऑफ गुड होप आपको दिखाना है, केप ऑफ गुड होप आपको दिखाना है। और ये जो आपका केप ऑफ गुड होप है, इसका खोजकर्ता आप किसको बताएंगे? मैं पूरी कहानी अभी रख रहा हूं आपके सामने। खोजकर्ता आप किसको बताएंगे? तो खोजकर्ता आप किसको बताएंगे? बार्थोलोमियो डियाज को। खोजकर्ता आप किसको बताएंगे? बार्थोलोमियो डियाज को। कहानी क्या बनी? कहानी ये बनी कि जो इस समय पुर्तगाल के शासक हैं हेनरी द नेविगेटर, उनको बहुत बड़ा भरोसा है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया है जिसको समुद्री यात्राओं का बहुत ही गहरा अनुभव है। और जाहिर सी बात है कि अगर हम पूर्वी देशों के संदर्भ में नए प्रकार के समुद्री व्यापारिक मार्गों की खोज की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को देने का कार्य करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो बिल्कुल क्या आएगा? हमारे पक्ष में आएगा। अब बार्थोलोम्यू डायज ने काम क्या किया? देखो, हम आपको बता पा रहे हैं कि उन्होंने क्या अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी सिरे को उन्होंने फॉलो किया, और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी सिरे को फॉलो करते हुए कहां तक आ गए? वो केप ऑफ गुड होप तक आ गए, जिसको आप कहां कहेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में बिल्कुल दक्षिण में आपको क्या यहां पे इसको लेकर के चलना है। ये समय क्या रहेगा? 1488 AD-89, और इसको आप क्या कहेंगे? केप ऑफ गुड होप कहेंगे। अब कहानी क्या बनी? कहानी ये बनी कि हमको ऐसा लगता है, हमको क्या, ये आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि जो बार्थोलोम्यू डियाज है वो केप ऑफ गुड होप से भारत में इस ओर बढ़ना चाहता है। भारत में क्या इस ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन केप ऑफ गुड होप के आगे का जो रास्ता है उस रास्ते में क्या है? उसको कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, यानी कि वो क्या हो जाता है? कन्फ्यूज्ड हो जाता है। जबकि उसे क्या समुद्री यात्राओं का गहरा अनुभव था, लेकिन केप ऑफ गुड होप से आगे वो नहीं बढ़ पाया। उसने प्रयास काफी किए लेकिन वो कोई प्रॉपर वे नहीं ढूंढ पाया। इस नाते उसकी ये जो समुद्री यात्रा रही ये केवल कहां तक रही? ये केप ऑफ गुड होप तक ही रही। इसलिए आपको ये कहने का मौका मिल जाता है कि केप ऑफ गुड होप का जो खोजकर्ता है वो एक पुर्तगाली है जिसका नाम क्या है? बार्थोलोम्यू डियाज है। यानी कि अब देखो, बार्थोलोम्यू डियाज ऐसा पुर्तगाली नहीं बना है जिसने भारत की जमीन पर पैर रखे हैं। हां, ऐसा पहला पुर्तगाली बना है जिसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि पूर्वी देशों या पूर्वी क्षेत्रों के संदर्भ में आपको क्या है? नए प्रकार के समुद्री व्यापारिक मार्गों की आपको क्या करनी है? खोज आपको करनी है। लेकिन भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाए? बार्थोलोम्यू डियाज। अब कहानी बदलेगी, अब कहानी बदलेगी, लेकिन अब आगे की जो कहानी है उसमें भी पूरा एक अच्छा सा ग्राउंड आपको यहां पे क्या है? लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन बार्थोलोम्यू डियाज के बारे में जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है इसको आप इस प्रकार से लेकर के चलेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और दोबारा आपको वही ड्राफ्टिंग बनानी पड़ेगी, उसी से आपको क्या है? अपना डिस्कशन स्टार्ट करना होगा। यानी कि मामला अगेन फिर क्या बनेगा? रफली आपने क्या बनाया? इंडिया आपने बनाया। रफली आपने क्या बनाया? आपने इंडिया आपने बनाया। यहां पर आपने क्या बनाया? यहां पर आपने श्रीलंका मान लीजिए आपने यहां पे बनाया, रफली बनाया मैंने, थोड़ा ऊपर हो गया कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपने क्या बनाया है? मान लीजिए रफली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का रेफरेंस आपने लिया। वही बात कहो कि तीनों को जब आप मर्ज करोगे तो आप इनको क्या कहोगे? ईस्ट इंडीज कंट्रीज क्या पाओगे? ईस्ट इंडीज कंट्रीज आप क्या पाओगे? यानी कि पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी देश आप इनको क्या है? क्या पाओगे। अब यहां पे रेफरेंस किसका लो? यूरोप का। यहां पे रेफरेंस किसका ले लो? यूरोप का। और यूरोप की ओर से रेफरेंस किसका ले लो? पुर्तगाल का। किसका? पुर्तगाल का। अब पुर्तगाल की ओर से कौन आएंगे? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा सेकंड पर्सन है। वास्को डिगामा क्या बनेंगे? सेकंड पर्सन बनेंगे। पूरी लैंग्वेज बनाओ। वास्को डिगामा यहां पे क्या बनेंगे? दूसरे पुर्तगाली बनेंगे। एक लैंग्वेज तो ये रहेगी। दूसरे पुर्तगाली जिन्हें पुर्तगाल की सरकार की ओर से पूर्वी देशों के संदर्भ में नए प्रकार के समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज
करने की जिम्मेदारी दी गई, करने की जिम्मेदारी दी गई, करने की जिम्मेदारी दी गई। अब इनके साथ भी आपको वही कैलकुलेशन करनी है कि जो आपके वास्को डिगामा है, प्यार से इस बात को समझ लेना। वास्को डिगामा के सामने अगेन आप क्या बनाएंगे, मान लीजिए रफली बना लेते हैं कि अगेन आपने क्या बनाया रफली, ये आपने क्या बनाया यहां पर, ये आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपने बनाया, क्या बनाया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपने बनाया। अब देखो वास्को डिगामा को क्या करना चाहिए, वास्को डिगामा वही काम करेंगे जो काम किसने किया, बार्थोलोम्यो डियाज की ओर से किया गया, क्योंकि इतना रास्ता तो बना हुआ है। वास्को डिगामा भी पुर्तगाल से अपने आप को निकालेंगे और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी सिरे को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि यह रास्ता तो बन गया था, यह रास्ता तो आपका क्या बन गया था, वो भी अफ्रीका महाद्वीप के क्या है, पश्चिमी सिरे को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, पश्चिमी सिरे को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और पश्चिमी सिरे को फॉलो करते हुए वो भी कहां पर आएंगे, वो भी यहां पर आ जाएंगे, केप ऑफ गुड होप पर आ जाएंगे, केप ऑफ गुड होप यहां आ जाएंगे। अब यहां से उनको कहां बढ़ना है, यहां से उनको कहां बढ़ना है, भारत की ओर बढ़ना है, यहां से उनको कहां बढ़ना है, भारत की ओर बढ़ना है। लेकिन कहानी क्या बनी कि जो आपके वास्को डिगामा है वो भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि ये यहां तक तो आ गए लेकिन ये भी क्या है, भारत में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो कहानी किसके साथ बनी, बार्थोलोम्यो डियाज के साथ बनी, वही कहानी बाद में किसके साथ बन गई, वास्को डिगामा के साथ बन गई। लेकिन वास्को डिगामा का समय अच्छा रहा, वास्को डिगामा का क्या है, समय अच्छा रहा। यहां वास्को डिगामा को क्या है, एक गुजरात मूल के व्यापारी हैं, ऐसे लिखते हैं इनको कि गुजरात मूल के समुद्री व्यापारी हैं, गुजरात मूल के क्या एक समुद्री व्यापारी हैं जिनका नाम क्या, अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद। और ये जो आपके अब्दुल मजीद हैं इनके बारे में आपको बात कहनी है कि इनकी सहायता लेकर वास्को डिगामा ने भारत में प्रवेश किया, इनकी सहायता लेकर, इनकी सहायता लेकर, इनकी सहायता लेकर वास्को डिगामा ने, वास्को डिगामा ने भारत में प्रवेश किया, वास्को डिगामा ने भारत में प्रवेश किया, वास्को डिगामा ने भारत में प्रवेश किया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो बार्थोलोम्यो डियाज हैं वो पहले पुर्तगाली बने हैं जिन्हें पूर्वी देशों या पूर्वी क्षेत्रों के संदर्भ में नए प्रकार के समुद्री व्यापारिक मार्गों की खोज करने की जिम्मेदारी अपनी ही सरकार की ओर से दी गई, लेकिन वह उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा नहीं पाए। वास्को डिगामा सेकंड पुर्तगाली बने जिनको पुर्तगाल की सरकार की ओर से पूर्वी देशों के संदर्भ में नए प्रकार के समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज करने की जिम्मेदारी दी गई। ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहां तक आते आते केप ऑफ गुड होप पर आकर के ये भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन इनका समय थोड़ा अच्छा रहा। इनको क्या है, गुजराती मूल के एक समुद्री व्यापारी हैं जिनका नाम क्या है, अब्दुल मजीद, और अब्दुल मजीद की सहायता लेकर के ये क्या है, भारत में प्रवेश कर पाते हैं, ये क्या है, भारत में प्रवेश कर पाते हैं। थोड़ी और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। आइए, अब मान लीजिए आपने क्या लिखा, वास्को डिगामा, आपने क्या लिखा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। तो दो बातें कैसे नोट डाउन करके चलेंगे कि वास्को डिगामा कौन है, पहले पुर्तगाली, पहले पुर्तगाली, पहले पुर्तगाली जिनका भारत में प्रवेश हुआ, जिनका भारत में प्रवेश हुआ, पहले पुर्तगाली जिनका भारत में प्रवेश हुआ, पहले पुर्तगाली हैं जिनका भारत में क्या है, प्रवेश हुआ। हेक्टर नामक पानी के जहाज से, हेक्टर नामक पानी के जहाज से भारत आए थे, भारत आए थे, हेक्टर नामक पानी के जहाज से भारत आए थे। आइए, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन इनकी भारतीय मानचित्र पर आपको करनी पड़ेगी। भारतीय मानचित्र पर यहां दिखाएंगे, एक डेट देंगे आप 17 मई 1400
98 एडी में क्या है, वास्को डी गामा का भारत में आगमन होता है। यानी कि 17 मई 1498 ईस्वी में क्या वास्को डी गामा का भारत में आगमन होता है। कहां आते हैं, कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं। आगे की कैलकुलेशन अभी नहीं करूंगा, वो कैलकुलेशन अलग है। कहां पहुंचते हैं भारत में, सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं। अब कालीकट बंदरगाह में उस समय कौन है या वास्को डी गामा के साथ कैसा व्यवहार होगा, ये विषय रहेगा आपका अगली कक्षा का। अगली कक्षा क्या हम यहीं से उठाएंगे। थोड़ा यहां पर फैक्ट जोड़ के आपको दिखा रहे हैं, क्या है, थोड़ा फैक्ट जोड़ के आपको यहां पे दिखा रहे हैं। वास्को डी गामा को आधार बनाकर ही हम क्या कहते हैं, पुर्तगालियों का भारत में आगमन, पुर्तगालियों का भारत में आगमन, पुर्तगालियों का भारत में आगमन, पुर्तगालियों का भारत में आगमन। तो अगर वास्को डी गामा को आधार बना करके कहा जाता है कि पुर्तगालियों का भारत में आगमन, तो समय क्या मिला आपको, 1498 का समय मिला। अब यहां से सवाल पूछा जाएगा कि भारत में शासन किसका था उस समय, भारत में शासन। और जब इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में शासन किसका था, तो आपको किसका रेफरेंस लेकर चलना पड़ता है, आपको उत्तर भारत का रेफरेंस लेकर के चलना पड़ता है। उत्तर भारत का आपको क्या है, संदर्भ लेकर के चलना पड़ता है। तो अगर भारत में शासन वंश आधारित आपसे पूछा जाए, अगर भारत में शासन वंश आधारित आपसे पूछा जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, लोधी वंश आपका हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, लोधी वंश आपका हो जाना चाहिए। अगर व्यक्ति आधारित आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, अगर व्यक्ति आधारित आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो आपका प्रॉपर आंसर क्या हो जाना चाहिए, सिकंदर लोधी आपका क्या है, प्रॉपर आंसर हो जाना चाहिए। क्योंकि ये ग्राउंड भी कई बार आपके सामने रखे जाते हैं। तो अभी हमने केवल क्या है, वास्को डी गामा का भारत में प्रवेश कराया है। वास्को डी गामा के पास बड़े अच्छे अच्छे फैक्चुअल ग्राउंड हैं। वास्को डी गामा परीक्षा उपयोगी काफी हैं और कई सारी तथ्यात्मक जानकारी अपने साथ लेकर के आते हैं। तो अभी तो खैर हमने इस चर्चा में, इस क्लास में 2 ही बिंदु आपके सामने रखे हैं कि जो आपकी यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां हैं, इनका भारत में जो आगमन है, अभी मैंने सीक्वेंस भी आपको नहीं बताया, सीक्वेंस में अपने हिसाब से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भारत में जो आगमन है, भारत में आगमन के संदर्भ में रेस्पेक्टिव रीजन या रीजन्स आप क्या लेके चलेंगे, तो जो पुराना व्यापारिक संबंध है, जो पुराना व्यापारिक मार्ग रहा, उसके आपको कैलकुलेशंस करके चलनी पड़ेंगी, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, अवरुद्ध कराना पड़ेगा। उसके बाद में इस प्रकार की कैलकुलेशंस आपके सामने आएंगी। तो अभी आज की चर्चा में एंड तक आते आते क्या है, वास्को डी गामा ऐसे पुर्तगाली बन चुके हैं जो भारत में प्रवेश किए हैं, और ये पहले पुर्तगाली हैं जिनका भारत में प्रवेश हुआ है। हेक्टर नामक पानी के जहाज से इनका भारत में आगमन हुआ है। डेट क्या होगा, 17 मई 1498 डेट आप लेके चलेंगे। कालीकट बंदरगाह पहुंचेंगे, कुछ होगा उस समय, वहीं से हम क्या है, कल की क्लास स्टार्ट कर लेंगे। पुर्तगालियों का जो भारत में आगमन है, वो वास्को डी गामा के भारत में आगमन के साथ ही जोड़ा जाता है। 1498 के टाइम को आप क्या हाईलाइट करके चलेंगे, और भारत में उस समय शासन पूछा जाएगा। और जब ऐसे सवाल पुटअप किए जाते हैं, तो उत्तर भारत का संदर्भ भी आपसे लिया जाता है। दक्षिण भारत का क्यों नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत का जो पॉलिटिकल स्फीयर है, वो हमेशा से उत्तर भारत के पॉलिटिकल स्फीयर के कंपैरिजन में क्या है, कमजोर रहा है। ताकत किसकी रही है भारतीय मानचित्र में और राजनीतिक मामलों में, उत्तर भारत की रही है। इसलिए यहां रेफरेंसेस जो आपको लेने पड़ते हैं, वो नॉर्दर्न इंडिया के ही लेके चलने पड़ते हैं। सवाल 2 तरीके से आपके सामने आ सकता है। वंश आधारित सवाल आएगा तो लोधी वंश आंसर हो जाएगा, व्यक्ति आधारित सवाल आ जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोधी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अभिजय बैच का प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष हो चुका है, और आधुनिक भारत की नियमित कक्षाएं क्या हैं आपके समक्ष आ चुकी हैं। आधुनिक भारत व्यवस्थित तौर पर आपके सामने आएगा। आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपके सामने जो वैल्यूज हैं वो रखी जाएंगी। हम तो यही चाहेंगे कि आप अपना समय निकालें और दुष्यंत सिविल क्लासेस के साथ आप अपना जुड़ाव करें और अपनी तैयारी को गतिशीलता देने का कार्य करें और अपनी तैयारी को सकारात्मकपन देने का कार्य करें। बस इन्हीं शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।